गुड इवनिंग दोस्तों, मैं करण कौशिक एक बार फिर आपसे आपके सामने विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम अपनी हरियाणा जीके की जो सीरीज है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मृदा, हमारी सोइल, हमारी जलवायु ये पढ़ने वाले हैं ताकि इसके बेसिस पे हमें फसल्स का आराम से एस्टिमेट लग जाए कि कहां पर किस टाइप की फसल होगी। एक बार ये क्लियर कीजिए, वॉइस क्लियर है? आवाज बताइए बच्चों, क्लियर है? बताइए एक बार। क्लियर है सुंदर सिंह जी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कल हम कर रहे थे डॉक्टर जसबीर की क्लासिफिकेशन। कल हमने कर लिया था शिवालिक और दूसरा कर लिया था हमने गिरिपाद। दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूं। शिवालिक का वो क्षेत्र है जो हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र है, जो 1.67% होता है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था गिरिपाद मैदान, ये 25 किलोमीटर लंबी पट्टी होती है जहां पर बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं और जिसको क्या कहते हैं, भाबर। ठीक है, हमने ये कर लिया था। आज हम आगे करेंगे, ध्यान से समझना। थर्ड पॉइंट पे जो आता है वो आता है हमारा बाढ़ का मैदान। जो लगभग हमारा 65.76% है। बाढ़ के मैदान को हम दो भागों में बांटते हैं। पहली बात, नवीन मिट्टी, नवीन खादर। बाढ़ का मैदान भी बोल सकते हो, जलोढ़ मिट्टी का मैदान भी बोल सकते हो, दोमट मिट्टी का मैदान भी बोल सकते हो। तीन नाम बोल सकते हैं इस क्षेत्र को। बाढ़ का मैदान, जलोढ़ मिट्टी का मैदान, दोमट मिट्टी का मैदान। ये वो मैदान है जो नदियों द्वारा लाएगी बाढ़ से बना हुआ है। इसको मुख्यतः हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला, नवीन खादर। नवीन खादर का मतलब है जहां पर हर वर्ष बाढ़ आती है। इसमें जो आपका आएगा अंबाला का क्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, इसका वो क्षेत्र जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, तलावड़ी वाली बेल्ट, गेहूं चावल के लिए, जहां पर हम गन्ना पैदा कर सकते हैं, वही क्षेत्र हमारा नवीन खादर। नवीन खादर को नवीन मिट्टी भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसका नाम और इसका क्लासिफिकेशन के नाम के हिसाब से एंटीसोल भी है। नवीन मिट्टी को एंटीसोल भी बोलते हैं। ये पेपर में बहुत बार आते हैं, एंटीसोल, नवीन मिट्टी या खादर मिट्टी या हर वर्ष जहां पर बाढ़ आती है वो मिट्टी। अपना जो सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आता है इसमें। और ये क्षेत्र किसका पार्ट है? बाढ़ के मैदान का। अगली बात देखिए ध्यान से, नवीन खादर मिट्टी अंबाला, यमुनानगर वगैरह में। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश में भी खादर ही बोलते हैं, खादर में ही बोलते हैं, न्यू सॉइल, और मैंने इसका स्पेसिफिकली लिख दिया एंटीसोल। फाइन। अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, जहां पर एवरी ईयर में फ्लड आती है, बार बार हर साल फ्लड आ जाए, उस क्षेत्र में अच्छी मिट्टी होती है सबसे। दूसरे बाढ़ के मैदान को मैंने बताया था बांगर। बांगर का वो क्षेत्र जो रेतीला नहीं है, बांगर का वो क्षेत्र जो रेतीला नहीं, जैसे रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, हिसार, कैथल, ये वाले जो क्षेत्र हैं, फरीदाबाद, ये वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जहां पर जाट बेल्ट भी जिसको बोलते हैं, वो वाले क्षेत्र आते हैं आपके बांगर वाले क्षेत्र में। बांगर के क्षेत्र में दो क्षेत्र आते हैं, एक तो बांगर जो रेतीला ना हो, एक वो बांगर जिसमें क्या हो, रेत हो। तो बाढ़ के मैदान में हम विदाउट रेत वाले पढ़ेंगे डॉक्टर जसबीर की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। जैसे मैंने बोला, नवीन खादर मिट्टी में वो क्षेत्र जहां पर बहुत अच्छी फसल होती है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र हरियाणा का। बांगड़ का वो क्षेत्र जो रेतीला नहीं है, वो लिया है इन्होंने। कौन सा? रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, हिसार, कैथल, फरीदाबाद। अब बात देखिए, ये वाला जो क्षेत्र, इसमें गन्ना भी अच्छा होता है, गेहूं भी अच्छा होता है, चावल भी अच्छा होता है। यहां पर कपास, मोटा अनाज, बाजरा वगैरह उगाने की जरूरत नहीं है।
ये वाला वो क्षेत्र है जहां पर मोटा अनाज भी हो सकता है, बाजरा भी हो सकता है, कपास भी हो सकती है, गन्ना भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? बाढ़ का मैदान। डॉक्टर जसवीर की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बाढ़ का मैदान। क्लियर भाई? हो गया विषय को क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहो एक बार ले लीजिए। ध्यान रखिए मैंने बांगड़ का वो क्षेत्र बोला जो रेतीला नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। गुड आफ्टरनून वगैरह चलता रहेगा, जल्दी इसको करो, लास्ट में देखेंगे। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया अभी सभी ने स्क्रीनशॉट? चलो अब मैं इसको रब करता हूं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, डॉक्टर जसबीर ने रेतीली भूमि को दो पार्टों में बांटा है। रेतीली भूमि को भी दो पार्टों में बांटा है, ध्यान से समझना। एक तो बालू युक्त टिब्बे वाला मैदान, एक तरंगित बालू। ध्यान से समझना, समझा रहा हूं। तरंगित बालू का मतलब वो है जहां पर जमीन मोस्टली बागड़ी थी परंतु थोड़ा बहुत रेत पाया जाता है, जैसे गुड़गांव, नू के अंदर फिरोजपुर जिरका, रेवाड़ी का कुछ क्षेत्र झज्जर का, कुछ भिवानी, थोड़ा बहुत हिसार का क्षेत्र, जहां पर मोस्टली जमीन तो है आपकी नॉर्मल ही, थोड़े बहुत क्या है बालू के कण, तरंगित बालू के कण, ये वाला क्षेत्र। टोटल जो रेतीली भूमि है वो अपनी 25% के अराउंड है, उसमें से तरंगित बालू वाला क्षेत्र जहां पर मोस्टली जमीन ही ठीक है, थोड़े बहुत बालू के क्या है कण है, गुड़गांव में, रेवाड़ी में, झज्जर में। इसका मतलब कंप्लीट गुड़गांव कंप्लीट रेवाड़ी नहीं है, कुछ हिस्से रेवाड़ी का वो हिस्सा जो झज्जर के साथ लगता है, पालावास वगैरह वाला क्षेत्र जहां पर कंप्लीट क्या नहीं है, रेत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये। और बालू युक्त टिब्बे वाला मैदान वो है जहां पर बालू के बड़े बड़े टिब्बे हैं, जैसे समझना लोहारू, दादरी का पीछे वाला हिस्सा, हिसार का राजस्थान से लगता हिस्सा, महेंद्रगढ़ का राजस्थान से लगता हिस्सा, ये वाले जो हिस्से हैं जहां पर बालू रेत काफी है उनको बोलते बालू युक्त टिब्बे वाला मैदान। कंप्लीट सैंडी सॉइल या एरिड सॉइल, सैंड मिक्स सॉइल, थोड़ा बहुत रेत मिला हुआ, ये कंप्लीट क्या है? कंप्लीट एरिड सॉइल, सैंडी सॉइल। क्लियर रुचि जी? एरिड सॉइल, कंप्लीट सैंडी सॉइल, कंप्लीट रेत है, ये सैंड मिक्स सॉइल। फाइन। अब देखिए बात ध्यान से, तो ये जो हुआ ये तो वो मैदान जिसमें थोड़ा थोड़े बालू के कण है, थोड़ा रेत है। ये वो मैदान जिसमें सारा लगभग क्या है, रेत है काफी। लोहारू, दादरी का हिस्सा, हिसार का वो हिस्सा जो राजस्थान से लगता है, महेंद्रगढ़ का वो हिस्सा जो राजस्थान से लगता है। टोटल रेतीली भूमि अपने यहां पे 25% है। क्लियर टू यू? ये वाला हिस्सा। इसके अलावा एक हिस्सा मैं अलग से पढ़ाता हूं, अरावली। अरावली का हिस्सा है 3.09%। इसमें अरावली पहाड़ी क्षेत्र आता है। जैसे महेंद्रगढ़ में कुछ क्षेत्र में अरावली है तो वो हिस्सा आएगा, गुड़गांव में अरावली है, रेवाड़ी में अरावली, तो जहां जहां पर अरावली की पहाड़ी है उस क्षेत्र को मैं अलग से बोलता हूं अरावली पहाड़ी क्षेत्र। 3.09%। हाँ, लोहारू भिवानी में भी, कुलदीप सिंह जी लोहारू भिवानी में मैंने हिस्सा बताया है कि लोहारू भिवानी वाला क्षेत्र, दादरी वाला क्षेत्र अलग से, हिसार का राजस्थान वाला क्षेत्र, महेंद्रगढ़ का राजस्थान वाला क्षेत्र जहां पर रेत के टिब्बे हैं। और एक बात और याद रखना, इन रेत के टिब्बों को यहां की मैदानी भूमि को ताल कहते हैं, और तालों में पाए जाने वाले पानी की झील टाइप में मिल जाए उसको ठूठ या बावड़ी कहते हैं। ध्यान से समझना, इनको साधारण जन भाषा में यहां की जमीन को क्या कहते हैं, ताल।
और तालों में पाए जाने वाली छिछली प्रकार की झील, मतलब भाई अस्थाई रूप से पानी इकट्ठा हो जाए, अस्थाई, अस्थाई पानी, परमानेंट पानी ना हो। जैसे बारिश है, बारिश के टाइम पे पानी इकट्ठा हो जाए, फिर गर्मियों में सूख जाए, वो गड्ढा जो बन जाएगा, उस गड्ढे को क्या बोलेंगे? ठूठ या बावड़ी। ये पेपर में आता है, ठूठ या बावड़ी कहां का है? रेतीले क्षेत्र में पाए जाने वाले अस्थाई झीलों को क्या कहते हैं? ठूठ या बावड़ी। अभी शुभम कुमार जी सिरसा का भी हिस्सा आएगा, अभी यहां तक समझो, क्लियर भाई? तो इनकी स्थानीय भाषा में इन जमीनों को क्या कहते हैं? ताल, और तालों में पाई जाने वाली अस्थाई झील को क्या बोलते हैं? ठूठ या बावड़ी। अरावली वाला क्षेत्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। टिक्कर ताल अलग है, टिक्कर ताल पंचकुला में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलो रब करता हूं भाई। इसके बाद मैं बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट, सिरसा, सिरसा के क्षेत्र को बोलते हैं अनकाई दलदल। ये दलदल का मतलब यहां पे दलदल नहीं है, ये थोड़ा सा धसा हुआ क्षेत्र है, नीचे की तरफ गया हुआ है क्षेत्र। यही एक क्षेत्र है जिसकी हरियाणा में समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम ऊंचाई है। तो पेपर में आता है हरियाणा का धसा हुआ क्षेत्र या समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? सिरसा। सिरसा के क्षेत्र को बोलते हैं अनकाई दलदल। स्वैम्पी सॉइल, स्वैम्प स्वैम्प स्वैम्पी सॉइल, दलदली सॉइल, स्वैम्पी सॉइल, स्वैम्पी सॉइल, दलदली सॉइल। हरियाणा के एग्जाम में जनरली इंग्लिश में अनकाई दलदली लिख देगा, वैसे स्वैम्पी सॉइल। तो सिरसा में ये बड़ा क्षेत्र, क्लियर भाई? अब मैं सारे हरियाणा के क्षेत्र पढ़ा चुका हूं, डॉक्टर जसबीर की क्लासिफिकेशन एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से देखना। लोअर सी हाइट 200 मीटर से भी कम, समुद्र तल से लोअर सी हाइट 200 मीटर से भी कम, ध्यान से समझना। डॉक्टर जसबीर सिंह ने सबसे पहले बताया, अब यहां पे ध्यान दो, डॉक्टर जसबीर सिंह ने सबसे पहले बताया शिवालिक का। शिवालिक का वो पोर्शन है जो माउंटेन वाला पोर्शन है, टोटल 1.67% है। सबसे ऊंची चोटी करो 1514, अगर उसकी वास्तविक हाइट पूछे तो 1467 मीटर। शिवालिक के नीचे वाले क्षेत्र को माउंटेन पीडमोंट, पीडमोंट मींस गिरिपाद मैदान, गिरिपाद मैदान, वो 25 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पट्टी है जहां पर जो आपके बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं जमीन के, जिनको कहते हैं भाबर, वो इतना उपजाऊ क्षेत्र नहीं है गिरिपाद मैदान। उसके बाद वाला क्षेत्र आता है जलोढ़ मैदान, मैदानी भाग, नदियों द्वारा मैदान बनाया गया। उसको दो भागों में बांटेंगे, जहां पर नदियां हर बार बाढ़ लेके आ जाती है, फ्लड आती है, उसको तो बोलेंगे खादर, इंग्लिश में एंटीसोल, नवीन, न्यू सॉइल। ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है खादर वाला। और बचा हुआ क्षेत्र जहां पर बाढ़ नहीं आती उसको हम बोलते हैं बागड़। मैं बागड़ में वो काउंट कर रहा हूं जो रेतीला नहीं है। बागड़ दो तरह का है, रेतीला बागड़ और विदाउट रेतीला बागड़। या ये बागड़ हमारे वाला क्षेत्र भाई रोहतक, हिसार, सोनीपत, जींद, कैथल, ये वाला क्षेत्र जो है बागड़। फिर मैंने बोला बागड़ रेतीला क्षेत्र, उसको रेतीली भूमि बोलते हैं। हरियाणा में इसका विस्तार 25% है। उसको भी दो भागों में बांटते हैं, एक तो बालू रेत विद टिब्बे, ज्यादा बालू रेत, कंप्लीट सैंडी सॉइल, और एक वो सॉइल सैंड मिक्स सॉइल जहां पर रेत के कण आए हैं। गुजरात के कच्छ से बहने वाली पौनों ने कुछ रेत के कण लेके आए हैं। सैंडी मिक्स सॉइल मिलेगी आपकी गुड़गांव में, मेवात में, और आपकी कंप्लीट सैंडी सॉइल मिलेगी भिवाड़ी के लोहारू में, चरखी दादरी में, महेंद्रगढ़ और सिरसा और फतेहाबाद के लगता हुआ राजस्थान वाले क्षेत्र में। फिर मैंने बताया एक क्षेत्र वो है जहां पर टोटली अरावली की पहाड़ियां पाई जाती हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कुलताजपुर, कुलताजपुर गांव में कुलताजपुर चोटी,
यहीं पर माधोगढ़ का किला भी है। किसका किला? माधोगढ़ का किला, महेंद्रगढ़ के पास भाई। अगली हम बात करते हैं, एक जो क्षेत्र है बचा हुआ है सिरसा। सिरसा के क्षेत्र को बोलते हैं अनकाई दलदल। इसकी समुद्र से तल से ऊंचाई बहुत कम है, वो कितनी है? 200 मीटर। क्लियर भाई? क्लियर हो गया भाई सबको? ये हमारी थी क्लासिफिकेशन। अगला पॉइंट करते हैं, ध्यान से पढ़ना। अब हम पढ़ते हैं जलवायु की क्लासिफिकेशन। देखो, हमने जो भूगर्भ की क्लासिफिकेशन पढ़ी वो अलग थे, ठीक है भाई, भार्गव जी थे उसमें, बटियाना। फिर हमने यहां की क्लासिफिकेशन पे क्षेत्र की, वो डॉक्टर जसबीर राठी थे। तो लिख भी देता हूं, भार्गव ने पढ़ाई थी भूगर्भ की, कि हरियाणा कितने तरह का? 3 तरह का मैंने बताया था, हरियाणा, बटियाना, कुरुक्षेत्र। अगली क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी जसबीर राठी की, डॉक्टर जसबीर राठी की हमने सारी पढ़ी, गिरिपाद मैदान वगैरह, शिवालिक वगैरह, ये सारी जो भी पढ़ी है। अब मैं जो तीसरी क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना। तीसरी क्लासिफिकेशन है डॉक्टर कोपेन की। डॉक्टर कोपेन जो है ये जलवायु के आधार पर बता रहे हैं, जलवायु के आधार पर। जसबीर राठी क्षेत्र के आधार पर या भूमि के आधार पर, भार्गव भूगर्भ के आधार पर। पहला प्रश्न तो ये आता है, अगर अच्छा एग्जाम में पूछेगा तो बच्चे बहुत गलत कर देंगे। तो भार्गव की क्लासिफिकेशन आई डॉक्टर भार्गव की भूगर्भ के आधार पर, उसने हरियाणा को 3 पोर्शन में बांटा। जसबीर राठी की याद आ जाए तो भूमि के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर उसने हरियाणा को 8 पोर्शनों में बांटा, 8। अगर डॉक्टर कोपेन के आधार पर आ जाए तो वो आएगी जलवायु के आधार पर। क्लियर टू यू भाई? सभी को मैंने बता दिया, ये भार्गव के आधार पर, ये जसबीर राठी भूगर्भ के आधार पर, भार्गव जसबीर राठी क्षेत्र के आधार पर, जो 8 अभी बढ़ाए हैं, और लास्ट में पढ़ा रहा हूं डॉक्टर कोपेन की जलवायु के आधार पर। समझिए भाई, पहली पॉइंट तो डॉक्टर कोपेन ने हरियाणा की जो जलवायु बताई है उसे बोला महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु होती है कठोर जलवायु। कठोर जलवायु का मतलब है सर्दियों में ज्यादा सर्दी, गर्मियों में गर्मी। महाद्वीपीय जलवायु जनरली वहां पाई जाती है जो समुद्र से दूर हो और बारिश जहां पर कम होती हो, उसको बोलते हैं समुद्र से दूर हो, बारिश जहां पर कम होती, कठोर जलवायु। अपने यहां पर सर्दियों में, गर्मियों में 50 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, सर्दियों में 1-2 डिग्री तक भी टेम्परेचर आ जाता है। तो सर्दियों में ज्यादा सर्दी, गर्मियों में ज्यादा गर्मी। हमारे पेपर में आ जाए हरियाणा की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु, कंटिनेंटल। कंटिनेंटल क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, महाद्वीपीय जलवायु। नहीं बेटा, जिसको भी इंग्लिश का वर्ड पूछना है उसको हक है, वो इंग्लिश का वर्ड पूछ सकता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेट भी बोलते हैं इसको, हार्श। हार्श वर्ड होता है सर्दियों में ज्यादा सर्दी, गर्मियों में ज्यादा गर्मी। क्लियर भाई? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब मैं बात करूं, पेपर में आ जाए इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडिया का है मानसून, मानसून क्लाइमेट, मानसूनी जलवायु। मानसून के आधार पर, जो बारिश के आधार पर, इंडिया का मानसूनी है, और इनका कैसा है भाई? कंटिनेंटल। क्लियर? अब मैं बात करता हूं भाई महाद्वीपीय जलवायु में अपनी किस तरह से है। महाद्वीपीय जलवायु में अपनी 2 तरह की है, ध्यान से समझना। आर्द्र उपोष्ण और स्टीपी उपोष्ण, जिसको बोल सकते हो शुष्क, बल्कि अर्ध शुष्क व आर्द्र। आर्द्र का मतलब है मॉइस्ट, इसका मतलब है सेमी एरिड। एरिड जो होता है कंप्लीट रेत होता है,
आर्द्र उपोषण का मतलब है जहां पर बारिश होती, मॉइस्ट। आर्द्र उपोषण जो अपनी ये शिवालिक के पहाड़ों वाला क्षेत्र है, और रेस्ट हरियाणा में स्टीपी उपोषण। स्टीपी उपोषण में जनरली घास वगैरह पाई जाती है, गेहूं वगैरह फसल हो जाता है। पेपर में पूछेगा, इस तरह बताना आपने हरियाणा की किस तरह की है, दो तरह की भाई, आर्द्र उपोषण, आर्द्र उपोषण और उपोषण स्टीपी। आर्द्र उपोषण का मतलब मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब है जो शिवालिक के पहाड़ी वाले क्षेत्र में मिलता है। सेमी एरिड क्योंकि अपना कंप्लीट एरिड नहीं है राजस्थान की तरह, और स्टीपी थोड़ी बहुत घास भी पाई जाती है। तो उपोषण स्टीपी और आर्द्र उपोषण, आर्द्र उपोषण शिवालिक वाला, उपोषण स्टीपी सारा का सारा। आपने डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल पूछेगा दो तरह की, आर्द्र उपोषण और उपोषण स्टीपी। आर्द्र उपोषण में शिवालिक वाला क्षेत्र, अंबाला नारायणगढ़ वाला, यमुनानगर वाला, और स्टीपी उपोषण में सारे रेस्ट ऑफ द हरियाणा। नहीं, इसके फर्दर पार्ट बांट सकते हो आप कि स्टीपी को बार बार बांट दो, तरंगित वाला, ये वाला। जनरली जलवायु दो प्रकार की है। स्टीपी, स्टीपी का मतलब जैसे घासलैंड होते हैं, जैसे मेनली तो रशिया टाइप की घासलैंड को बोलते हैं। रशिया यूक्रेन में स्टीपी घास होती है जो गेहूं की खेती के लिए बढ़िया होती है। ठीक है रणो, आगे चलो भाई। केवल इतना करना हमने, इतनी डिटेल, क्योंकि इतनी डिटेल में नहीं जाना हमने, वो करना है जो हमारे काम का हो। अगली बात समझिए, तीन तरह की ऋतु बताई है, तीन तरह की ऋतु बताई है भाई, गर्मी, सर्दी, वर्षा। अपने काम से मतलब रखना हमें गर्मी भाई। गर्मी में भाई एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री तक से ऊपर जाता है भाई, मैक्सिमम 50 से ऊपर भी पहुंच जाता है। सर्दियों में एवरेज टेम्परेचर 12 रहता है, मिनिमम हिमांक तक पहुंच जाता है, मतलब 0 से 1-2 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। गर्मियों में लू चलती है, लू। सर्दियों में पारा पड़ता है, पारा जमता है भाई, फ्रोजन। दोनों कीजिए पहले। गर्मियां मैंने कैसी बताई, बहुत ज्यादा गर्म होती है, 50 से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री रहता है। स्थानीय पवनें कौन चलती है, लू। स्टीपी ऑलमोस्ट भाग में हरियाणा के, सोंजी ऑलमोस्ट भाग में, स्टीपी ऑलमोस्ट भाग में पड़ेगी। स्टीपी का मतलब है जहां पर घास या फसल हो जाए, अपने यहां पर आराम से अर्जुन घास या फसल हो जाते हैं। तो मैंने बताया लू, स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं, लू। 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री रहता है। मैंने बताया सर्दी, एवरेज टेम्परेचर 12 डिग्री रहता है, परंतु कई बार टेम्परेचर 0, 1, 2 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, ड्यू। ठीक है, पारा, ड्यू। अब बताता हूं वर्षा ऋतु, ध्यान से समझना। वर्षा का, वर्षा का बताता हूं, दोनों करा दिए मैंने, वर्षा को समझना ध्यान से। वर्षा पे क्वेश्चन आता है, एवरेज अगर वर्षा पूछे हरियाणा की 40 से 60 या 65, 40 से 65 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, एवरेज अगर पूछे 40 से 65 सेंटीमीटर। पर्वतों में उत्तरी पूर्वी भाग में, कौन से भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, यमुनानगर पंचकुला वाले क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी भाग में पर्वतों में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो जाती है। सबसे ज्यादा होती है छछरौली, यमुनानगर में। पर्सन किस तरह आते हैं वो समझाता हूं। पेपर में पूछे एवरेज बारिश, औसतन बारिश, औसतन बारिश कितनी है भाई, 40 से 65 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अगर वो पूछे 40 से 45, 45 इतना वो मत किया करो, इतने में आपका हो जाएगा 40 से 70 दे, जब भी आपने आंसर लगा देना है। ठीक है। अब मैं बोलता हूं पर्वतों में सबसे ज्यादा बारिश होती है शिवालिक के पर्वतों में, शिवालिक की पहाड़ियों में ज्यादा बारिश होती है। यह आता है कौन से क्षेत्र में, तो आंसर लिखना उत्तर पूर्वी भाग में। कौन से भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा बारिश होती है, उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है। दूसरा, कहां पर होती है, छछरौली। छछरौली कहां पर है, यमुनानगर। इसीलिए कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। इसीलिए छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। हरियाणा का चेरापूंजी क्या है, छछरौली। हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। औसतन बारिश 40 से 65 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा बारिश उत्तरी पूर्वी भाग में, पेपर में आया कौन सा भाग? उत्तरी पूर्वी भाग। कहां पर है ये? छछरौली यमुनानगर में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। हरियाणा का चेरापूंजी। क्लियर? अब बात करना ध्यान से, सबसे कम बारिश, ध्यान से समझना, सबसे कम बारिश दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में होती है। सबसे कम बारिश दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में कहां पर? सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़। सबसे कम वाली पूछे तो आपने लिखना महेंद्रगढ़। क्या लिखना है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में होती है आपकी 25 सेंटीमीटर से भी कम। सबसे कम बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम महेंद्रगढ़। 25 या 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 30 या 25 सेंटीमीटर से कम महेंद्रगढ़। दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा छछरौली, यमुनानगर में छछरौली जगह है जिसको हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं। सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी जैसे भारत का चेरापूंजी है मौसिनराम और चेरापूंजी, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत की मेघालय में, इसीलिए उसका टाइटल हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे? छछरौली। इसीलिए हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोलते हैं? छछरौली को। लोएस्ट रेनफॉल महेंद्रगढ़ में। क्षेत्र पूछे तो हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में एक डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आंसर क्या होगा? महेंद्रगढ़। ठीक है भाई, महेंद्रगढ़ 30 सेंटीमीटर से भी कम। अगला जो मैं बताता हूं राजस्थान से टच इलाका, बिल्कुल ठीक। मेघालय में मौसिनराम और चेरापूंजी दोनों बताए हैं मैंने। मौसिनराम है, अब मानता हूं, परंतु टाइटल नाम किसी का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर होगा, मुझे भी पता है कोहली सचिन तेंदुलकर से बेटर खेल रहा है, परंतु किसी को कोई टाइटल दिया जाएगा तो सचिन के नाम से दिया जाएगा। भी आने वाले 50 साल में किसके नाम पे दिया जाएगा? कोहली के नाम पर। तो ऐसे चेरापूंजी जो है पहले था, अब मौसिनराम है, परंतु टाइटल किसके नाम पे देंगे? चेरापूंजी के नाम पर ही। ठीक है, अगली बात भाई ध्यान से समझना, यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम ही बच्चों को पता पाएगी ये बात, ध्यान से समझना। हरियाणा में बारिश कौन से मानसून से होती है? भारत है, भारत में एक मानसून तो आता है केरल की तरफ से, एक मानसून आता है पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ से। बताओ हरियाणा में कौन से मानसून से बारिश होगी? अब तुम्हारा भी टेस्ट कर लेता हूं। एक मानसून तो केरल वाला मानसून या अरब सागर वाला मानसून, एक मानसून बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। पहले तो ये बताओ किससे दूरी है हमारी, पास या दूर है? ये मानसून तो यहां से लेकर यहां तक जा सकता है, अरे ये ऐसे आएगा, ये मानसून 1, ये मानसून 2। बताओ कौन से मानसून से बारिश होगी हरियाणा में? बताओ भाई, पहले तो ये बताओ कौन सा पास पड़ता है, केरल वाला या बंगाल की खाड़ी वाला? हो गया आप सबका? अब कुछ हम बताएं। कभी किसी ने मानसून को समझा ही नहीं, बस अब स्टॉप करो, स्टॉप करो, मैं बताता हूं कुछ। रोको यहां पर अपने कमेंट्स को, ध्यान से समझो। पहली बात तो ये नहीं पता मानसून क्या है। मानसून एक हवा है भाई, एयर है, ऐसी हवा जिसमें मॉइस्चर है, जिसमें नमी है। पहला प्रश्न तो यह आता है मानसून क्या है? एक हवा है और जिसमें क्या है? नमी है। अब समझिए दूसरी बात, अब इसको यहां पे बंद करना। मानसून की दिशा, ये हरियाणा की बात नहीं, भारत की। भारत में ही जो मानसून आता है उसकी दिशा है साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिमी। भारत की दक्षिणी पश्चिमी पोजीशन से मानसून बनता है, वो भारत में आता है। तो हरियाणा की डायरेक्शन नहीं हुई है, पूरे भारत की ही डायरेक्शन जो मानसून की वो है दक्षिणी पश्चिमी।
तो पेपर में आए भारत में जो मानसून आता है उसकी दिशा क्या है? दक्षिणी पश्चिमी। अगली बात समझो, दक्षिणी, अरब कमेंट मत करो भी, यहां पे पढ़ लो, बहुत जरूरी है। तो मैंने तुमसे पूछ लिया, किसी को इतना कुछ नहीं आता, ध्यान से समझो जो बता रहा हूं मैं। भारत में आने वाला जो मानसून हो दक्षिणी पश्चिमी है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो धाराओं में बंटता है। एक धारा अरब सागर की तरफ जाने वाली केरल से, दूसरी धारा बंगाल की खाड़ी की तरफ से जाने वाली। जो केरल वाली धारा है वो ज्यादा बारिश केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, थोड़े बहुत राजस्थान तक ही कर पाती है, क्योंकि ये यहां पर बारिश करते करते इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। परंतु बंगाल की खाड़ी वाला मानसून लंबा रास्ता तो ट्रेवल करता है, परंतु बीच में बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिनको पद्मा और जमुना कहते हैं, वो आ जाती है और उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। और हरियाणा में जो बारिश पहुंचाता है वो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है। अब अलग अलग चीजों के अलग आंसर दिया करो। जब मैं पूछूं तुम्हारे फादर का नाम क्या, तो फादर का बताओ, चाचा का नहीं। तुम्हारे फादर क्या करते हैं, फादर का ऑक्यूपेशन बताओ। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछे हरियाणा में किस मानसून धारा का आता है, तो आंसर आएगा बंगाल की खाड़ी। पेपर में यह पूछे भारत में जो मानसून आता है उसकी दिशा क्या है, दिशा, तब आपने दिशा लिखनी है साउथ वेस्ट। कौन सी लिखनी है? साउथ वेस्ट। हरियाणा में आने वाले मानसून की दिशा, ध्यान से सुनो, हरियाणा में आने वाले मानसून की दिशा है पूर्व से पश्चिम। हरियाणा में आने वाले मानसून की दिशा पूर्व से पश्चिम, क्योंकि पश्चिम बंगाल पूर्व में है, हरियाणा की पोजीशन पश्चिम में है, तो हरियाणा में आने वाले मानसून की दिशा है पूर्व से पश्चिम। हाँ बिल्कुल ठीक है, का देखा ठीक है, मैं कब मना कर रहा हूं, पर यह किसी ने नहीं बताया ना। हरियाणा में जो आने वाला मानसून है उसकी दिशा तो पूर्व से पश्चिम है। और धारा पूछे, धारा में आंसर आएगा बंगाल की खाड़ी, दिशा में आए तो बंगाल की खाड़ी की पूर्व से पश्चिम। और भारत में आने वाले मानसून की दिशा है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। क्लियर भाई? पूर्व से पश्चिम आ रहा है अपना मानसून, क्योंकि अपना मानसून बंगाल की खाड़ी वाला आ रहा है। पूरे भारत में जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम में आता है। क्लियर? अब मैं बात जो बता रहा हूं उसने ध्यान से समझना। हरियाणा में जो 70-80% बारिश होती है, 70 से 80% बारिश बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। और ज्यादातर बारिश गर्मियों में होती है। ध्यान देना बात पे, 70 से 80% बोला मैंने बोला हरियाणा में 70 से 80% बारिश बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। और ज्यादातर किस मौसम में होती है? गर्मियों में होती है। 70 से 80 बोला नहीं दीजिए, अगला पॉइंट आपका ही आएगा, ध्यान से समझो। पेपर में आए कितने परसेंट बारिश बंगाल की खाड़ी के मानसून से, या मानसूनी बारिश कितनी होती है, पेपर में आ जाए मानसूनी बारिश। मानसूनी बारिश 70 से 80%, टोटल बारिश का 70 से 80% मानसूनी बारिश द्वारा होता है। और कौन सी खाड़ी के? बंगाल की खाड़ी द्वारा। और कौन से सीजन में? वर्षा ऋतु में, जो गर्मियों में बोले तो गर्मी, सर्दियों तो गर्मियों में। अब समझना अगला पॉइंट, हरियाणा में बची हुई 20% बारिश, हरियाणा में बची हुई 20% बारिश हरियाणा में बची हुई 20% बारिश पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ का दूसरा नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इसको समझना ध्यान से। ये पहली बात तो ये मानसूनी बारिश नहीं है, या मैं बोलूं ये भारत के मानसून की बारिश नहीं है। ये भारत के मानसून की बारिश नहीं है, समझो इसको, समझो इसको क्या है ये। देखो ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी।
यहां से वहां की लोकल पवनें उठती हैं वेस्टलरी, वेस्टलरी जिनको हम पश्चिमी कहते हैं, वेस्टलरी पश्चिमी, ये पवनें उठी। ये पवनें जेट की स्पीड ले लेती हैं, जेट की स्पीड बड़ी तेज स्पीड से आती हैं, रास्ते में कहीं पर नहीं टकरा पाती, इनकी स्पीड तेज हो जाती है और ये टकराती हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत से टकराने के बाद उसकी तलहटी में क्या कर देती हैं, बारिश। तो नॉर्मल इनका रास्ता नहीं था, इनका रास्ता डिस्टर्ब हो गया, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ध्यान से समझो, ये है भाई यूरोप और ये है आपका अफ्रीका, यहां से पवन बनी, इन पवनों ने तेज स्पीड अपना ली जेट की। जैसे ये तेज स्पीड अपनाई, रास्ते में कुछ नहीं मिला, और ज्यादा तेज स्पीडों ने जाके हिमालय पर्वत से टकरा गई। तो हिमालय पर्वत से टकराने के बाद उसकी तलहटी में क्या कर दी, बारिश। इसका मतलब है कि ये बारिश हमारे तरफ थी नहीं, ये तो जो पश्चिमी थी, वेस्टर्न थी, वो डिस्टर्ब होगी। किसकी स्पीड की वजह से, जेट कितनी स्पीड की वजह से, और कहां टकरागी, हिमालय में। इसीलिए हिमालय की तलहटी में बारिश कर दी। समझो ये बात ने, हिमालय की तलहटी में थोड़ी बहुत हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, थोड़ा बहुत राजस्थान में, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत जो वेस्टर्न पार्ट है यूपी का, जहां जहां पर यह बारिश होती है सर्दियों में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वहां वहां गेहूं होते हैं। इसीलिए यूरोप की जो स्टेबल डाइट थी, रशिया और यूक्रेन, जिसको वर्ल्ड व्हीट बास्केट बोलते हैं, विश्व की गेहूं की कटोरी बोलते हैं रशिया और यूक्रेन, वही वाली फसल अपने यहां पर भी हो रही है। क्योंकि अपने यहां पर जो सर्दियों में मानसून आता है वो भारत का मानसून नहीं है, वो यूरोप का मानसून है, वेस्टलरी मानसून है। काले सागर से भी मिक्स होकर आती, भूमध्य सागर और काला सागर यहां पर है, वेस्टर्नरी पवन दोनों में बहती है, तो वहां से उठ के जो आती है, इसीलिए अपने यहां पर क्या होती है, बारिश। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो गेहूं की खेती के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। क्लियर, जो विंटर्स में होती है। क्लियर भाई। अब इसको मैं कर रहा हूं रब। अब पूछो भाई, किसी के कोई भी डाउट है जो पूछो, पूछो भाई डाउट किसी के भी। इम्मी यादव साहब क्या डाउट है, बताओ आपका। यादव साहब बताइए डाउट आपका। क्लियर भाई सभी को। तो मानसून से तो अपने यहां 70-80% और बीच भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है। एचसीएस की फुल टेस्ट सीरीज देखेंगे बच्चों, अभी तक तो नहीं बताएंगे आपको। दिसंबर जनवरी के राउंड भाई ये मानसून की बारिश होती है, नवंबर दिसंबर जनवरी के राउंड। अब तो मौसम चेंज हो गया है, जो अपना जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से सीजन ही चेंज हो चुके हैं। जैसे जुलाई और अगस्त में बारिश होती थी, बारिश जाके अगस्त और सितंबर में होगी। हाउ रेन बाय वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, जो नॉर्मल जो है वहां की जो एयर है उसमें से कुछ एयर स्पीडअप हो जाती जेट की तरह, और उनकी डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होकर हिमालय पर्वत की तरफ आ जाती हैं, इसीलिए उनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। समय काल अभी एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि जनरली नवंबर दिसंबर जनवरी के राउंड होती थी, पर आजकल दिसंबर जनवरी फरवरी में भी हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग भाई। अब अपना देखिए ना, वर्षा ऋतु बोल दी, सावन का महीना, सावन के महीने में कोई बारिश हुई, सीजन चेंज हो चुके हैं, टोटल महीने चेंज, जो अपनी गर्मियां है वो लंबी हो चुकी, सर्दियां बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी हैं। हम इसके लिए उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग। हिस्ट्री का टेस्ट लेंगे भाई, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की एचसीएस की। किसी का और कोई डाउट हो तो बताइए। भारत में सबसे कम बारिश राजस्थान भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।